1942 में भारत एक बड़े मोड़ पर खड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था और हर गली, हर गांव, हर शहर में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। ब्रिटिश सरकार बौखलाई हुई थी। उन्होंने सोचा अगर कांग्रेस के सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया जाए तो शायद आंदोलन रुक जाएगा। और इसी सोच के साथ गिरफ्तार किए गए महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल। उन्हीं में से एक नाम था जयप्रकाश नारायण। लेकिन शायद ब्रिटिशर्स भूल गए थे कि जेल की सलाखें किसी के इरादों को कैद नहीं कर सकती। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग प्यार से जेपी कहते थे, वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे, वो उस समय के सबसे तेज़ दिमागों में से एक थे। और जब उन्हें हजारीबाग जेल में बंद किया गया तो उनके मन में एक ही ख्याल था कि भागना है और आज़ादी की लड़ाई को और तेज़ करना है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है एक डेयरिंग जेल ब्रेक की, एक ऐसी रात की जब दिवाली की रोशनी के बीच अंधेरे में 6 लोग निकले थे ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिलाने। तो दोस्तों, चलिए वापस चलते हैं 1942 की उस ठंडी रात में जब इतिहास लिखा जा रहा था हजारीबाग जेल की दीवारों के पीछे। हजारीबाग सेंट्रल जेल झारखंड की पहाड़ियों में बसा एक पत्थर का किला था, जिसकी चारों तरफ ऊंची दीवारें, कांटों की बाड़ और गार्ड्स की निगाहें घिरी थी। 18 सितंबर 1942 को जेपी को इसी जेल में डाला गया। जेल के अंदर जेपी बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे, लेकिन खबरें अंदर आ ही जाती थी। भारत छोड़ो आंदोलन की लपटें तेज़ हो रही थी, हर तरफ उबाल था और इसी उबाल ने जेपी को एक बात तो साफ कर दी थी कि अब और इंतज़ार नहीं किया जा सकता था। और उसी रात जेपी के मन में भागने का बीज बोया गया और यहीं से शुरू हुई एक कहानी जो इतिहास में द ग्रेट इंडियन प्रिजन एस्केप से मशहूर हुई। जेपी ने जेल के अंदर ही एक साइलेंट टीम बनानी शुरू की। हर कोई भरोसेमंद नहीं था, लेकिन जिन पर भरोसा किया गया वो दिल से तैयार थे। जेपी के साथ योगेंद्र शुक्ल, गुलाब चंद, सूरज नारायण, रामनाथ और शालिग्राम, ये 6 लोग इस मिशन में कूदने वाले थे। योगेंद्र जेल की वर्कशॉप में काम करता था। काम करते वक्त योगेंद्र ने एक पुराना मेटल का टुकड़ा चुरा लिया और उसे एक छोटा चाकू बना लिया गया। चादरों को जोड़कर रस्सी बनाई गई और साथ ही में रात के समय गार्ड्स की मूवमेंट को भी ऑब्जर्व किया गया, ताकि पता लगे कि कौन कब सोता है, कौन चौकन्ना है और कौन सा गार्ड सबसे ढीला। प्लान बिल्कुल एक सर्जिकल ऑपरेशन की तरह तैयार हुआ। कौन गेट की चाबी चुराएगा, कौन गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करेगा, कौन रस्सी फेंकेगा और यहाँ तक कि सबसे आखिर में कौन दीवार चढ़ेगा। हर चीज़ नोट की गई, हर डिटेल रिहर्स की गई, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत थी, जो उन्हें बिना बंदूक, बिना तलवार, सिर्फ हिम्मत और आज़ादी के जज्बे के साथ लड़नी थी। 9 नवंबर 1942, ये रात थी दिवाली की रात। ये वही रात थी जिस रात इतिहास बना। हजारीबाग जेल के बाहर पूरे शहर में रोशनी थी, लेकिन अंदर अंधेरा फैला हुआ था। जेल के बैरक नंबर 3 में 6 लोग जमीन पर लेटे हुए थे, पर उनकी आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से जेपी और उनके साथियों ने जो प्लानिंग की थी बारीकी से और सफाई से, आज उसे हकीकत बनाने का वक्त था। ये वक्त था उनके प्लान को एग्जीक्यूट करने का। जेपी ने धीरे से चादरों से बनाई रस्सी निकाली, जो उन्होंने हफ्तों में जोड़कर तैयार की थी। वो उसे बार बार खींचकर टेस्टिंग कर रहे थे कि ये सच में उनका वज़न झेल पाएगी या नहीं। पास में योगेंद्र खड़े थे, जिनके हाथ में था वर्कशॉप से चुराया गया मेटल का टुकड़ा, जिसे उन्होंने छुप छुप कर एक चाकू की शक्ल दे दी थी। एक शार्प डेडली टूल जो अब किसी हथियार से कम नहीं था। रात के करीब 1:30 बजे का वक्त था। अब गार्ड की गश्त का टाइम हो चुका था। जेपी और उनके सभी साथी बैरक के कोने में अलर्ट खड़े हो गए और मौके का इंतज़ार करने लगे। रात के 2 बजे के करीब उन्हें एक गार्ड दिखा।
जो टॉर्च घुमाता गश्त लगा रहा था। सब लोग उस पर नज़र बनाए थे और जैसे ही वो गार्ड मोड़ पर आया, योगेंद्र उस पर झपट पड़ा। एक हाथ से उसके मुंह को दबाया और दूसरे से चाकू उसके गर्दन पर रख दिया। सूरज ने फुर्ती से उसकी कमर से चाबी निकाली और शालिग्राम ने जल्दी से उसके पैर बांध दिए। गार्ड को बेहोश करके कोने में छुपाया गया। गार्ड की चाबी से जेपी ने जेल का अंदर का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा लोहे का था, इसलिए दरवाज़ा खुलने पर आवाज़ हुई और ऐसा लगा जैसे आवाज़ ने पूरे जेल को जगा दिया हो। एक एक करके सब बाहर की ओर निकल गए, लेकिन अब उनके सामने थी असली चुनौती, वो 17 फीट ऊंची जेल की दीवार, जिसके ऊपर थी कांटेदार तार की फेंसिंग। सब ने जल्दी जल्दी रस्सी निकाली और बाहर की दीवार की तरफ बढ़े। रस्सी को दीवार से बांधा गया और चढ़ाई शुरू हुई। सबसे पहले जेपी ने चढ़ना शुरू किया। रस्सी हिल रही थी और ऊपर कांटेदार तार भी थे। इन सब में एक बार जेपी का पैर फिसला और उनका हाथ कट गया और खून बहने लगा, लेकिन वो रुके नहीं। ऊपर पहुंचकर उन्होंने सूरज को ऊपर खींचा। फिर एक एक कर बाकी साथी भी चढ़ गए। दीवार की दूसरी तरफ जंगल था। सब एक एक करके दीवार की दूसरी तरफ जंगल की मिट्टी में कूदे। नीचे की मिट्टी में गिरते ही उनके पैरों में चोट लगी, लेकिन सब ने दर्द से ज़्यादा खुशी थी कि वे आज़ाद थे। तभी पीछे से सायरन बज उठा। गार्ड्स चिल्लाने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, लेकिन जेपी और उनके साथी जंगल की ओर भागे जा रहे थे। पैरों में कांटे चुभ रहे थे, चेहरा पेड़ों से कट रहा था, लेकिन कोई रुका नहीं। कुछ घंटों बाद उन्हें उनका साथी जगदीश बाइक लेकर मिला। जगदीश एक लोकल लड़का था जो अंडरग्राउंड मूवमेंट का हिस्सा था और इस सब प्लानिंग में जगदीश भी शामिल था। उसे ने बाहर से निगरानी रखी थी और मौका मिलते ही मदद पहुंचाई थी। प्लान के मुताबिक सब ने अलग अलग रास्ते लेने थे, क्योंकि साथ रहेंगे तो पकड़े जाते। जगदीश ने हर किसी को एक एक बाइक और छुपने का रास्ता दिखाया। अगली सुबह जब ब्रिटिश अफसरों को पता चला कि जेपी और उनके 5 साथी जेल से भाग चुके हैं, तो हड़कंप मच गया। ब्रिटिश अफसरों को समझ में ही नहीं आया कि इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद जेपी समेत 6 बड़े नेता कैसे भाग निकले। पुलिस, मिलिट्री, सीक्रेट एजेंसीज एक साथ अलर्ट हो गई। पूरा जंगल तलाश लिया गया। गांव वालों से पूछताछ हुई। शहर के रास्तों पर नाके लगाए गए। ट्रेनों की तलाशी की गई, लेकिन ब्रिटिश अफसरों को कहीं कोई नहीं मिला। दूसरी तरफ जेपी नेपाल की ओर निकल चुके थे। वो जानते थे कि वहीं से वो ब्रिटिश सर्विलियंस को मात दे सकते थे। नेपाल से उन्होंने सीक्रेट नेटवर्क शुरू किया। टेलीग्राम, संदेशवाहक और अंडरग्राउंड वर्कर्स के जरिए जेपी देश के अलग अलग हिस्सों से आंदोलन को फिर से जिंदा करने लगे। उन्होंने गौरिला स्टाइल ऑपरेशंस की प्लानिंग शुरू की। छोटे छोटे गांव में सबऑटेज अफसरों को निशाना बनाया गया और ब्रिटिश सरकार को अंदर से हिला दिया। बाकी उनके साथी भी अलग अलग इलाकों में एक्टिव थे, लेकिन इतनी बड़ी मूवमेंट ज़्यादा देर तक छिप नहीं सकी। दिसंबर 1942 में पंजाब में जेपी एक सीक्रेट मीटिंग के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ कोई गद्दार पहले ही ब्रिटिशर्स को सूचना दे चुका था। मीटिंग शुरू भी नहीं हुई थी कि ब्रिटिश पुलिस ने जगह को घेर लिया और जेपी पकड़े गए। वहाँ से उन्हें सीधे लाहौर फोर्ट ले जाया गया, जहाँ उनका टॉर्चर हुआ। हफ्तों तक उन्हें नींद नहीं दी गई, खाना छीन लिया गया, इंटरोगेशन चलता रहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, न प्लान, न नाम और न ही लोकेशन। ब्रिटिशर्स को सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिला और कोई जानकारी नहीं। 1942 की उस रात जब जेपी और उनके साथी हजारीबाग जेल की 17 फीट ऊंची दीवार फांद कर भागे थे, वो सिर्फ एक जेल ब्रेक नहीं था, वो था एक सिंबॉलिक रिबिलियन। जेपी सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो उस दौर के इंटेलेक्चुअल रेबल थे। उन्होंने सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि आज़ादी के बाद भी जब देश भ्रष्टाचार के चपेट में आ गया तो जेपी फिर उठे।
1974 का बिहार मूवमेंट और फिर 1975 की इमरजेंसी के समय उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला। उनकी आवाज़ ने लाखों स्टूडेंट्स और नौजवानों को इंस्पायर किया। उनका सपना था टोटल रिवॉल्यूशन, यानी पूरी व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव, ना सिर्फ सामाजिक पर राजनीतिक और नैतिक बदलाव। और इन्हीं अद्भुत योगदानों के लिए 1999 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों, यही ख़त्म होती है आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।